रागिनी नायक, आप सुन सकते हैं। नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में सभी मीडिया कर्मियों का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, इस्तकबाल करती हूं। आई वेलकम यू ऑल। तो देखिए, आज की प्रेस वार्ता भाजपाइयों और संघियों को आईना दिखाकर मैं शुरू करना चाहती हूं। तो ये कहना ही होगा कि दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, पहले आईना रख लिया कीजिए, या थोड़ा साधारण शब्दों में समझा देती हूं कि सुनो, आईना जब उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। और खुद शीशे के कमरों में, शीशे के घरों में रहने वाले जब दूसरों पर पत्थर उछालते हैं, जब आसमान की तरफ मुंह करके थूकते हैं, तो उनका क्या हश्र होता है, क्या दुर्गति होती है, ये आज की प्रेस वार्ता में मैं बताने का काम करूंगी। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल घटित हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, 5 बार के चुने हुए सांसद, इस देश के नेता प्रतिपक्ष, एक शहीद प्रधानमंत्री के पोते, एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे, एक ऐसे व्यक्ति जिनके खानदान का बलिदानी खून आज भारत माता की रगों में भी दौड़ रहा है, इस देश की मिट्टी को सींचने का काम कर रहा है, उस राहुल गांधी को देशद्रोही कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी जुर्रत कैसे हुई? और इतनी धृष्टता, इतनी निर्लज्जता, इतना घटियापन आप अपने पब्लिक डिस्कोर्स में कैसे लाते हैं? मुझे लगता है आज ये देश की जनता जानना चाहती है। तो पूरे देश में जब सांप्रदायिकता, नफरत और हिंसा का जहर घोलने का काम हो रहा है, जब एक पूरे समुदाय की तुलना कुत्ते के पिल्ले के साथ की जाती है, घुसपैठिया कहा जाता है, कपड़े देखकर पहचानने की बात होती है, और बड़ी माफी के साथ मैं शब्द का प्रयोग करूंगी, जूते मारो, गोली मारो सालों को जैसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, बटेंगे तो कटेंगे वाली विभाजनकारी राजनीति को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तब ऐसे में एक व्यक्ति ये ठानता है, एक नेता ये दृढ़ संकल्प लेता है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक मोहब्बत के फेविकोल से भारत को जोड़ना है। वो व्यक्ति आपको देशद्रोही लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ये ठानता है कि पिछड़ों की, दलितों की, महिलाओं की, मजलूमों की, शोषितों की आवाज को उठाना है, उनके हक और हुकूक की बात करनी है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण की बात करनी है, वो व्यक्ति आपको देशद्रोही लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो संविधान अपने हाथों में लेता है और कहता है कि महात्मा गांधी के देखे हुए सपने को साकार करूंगा, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछूंगा, वो व्यक्ति आपको देशद्रोही लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो मजदूरों के, किसानों के, ड्राइवर हो, मैकेनिक हो, मोची हो, बढ़ई हो, उनके जीवन को जीकर उनकी तकलीफों को खुद महसूस करके निवारण और समाधान ढूंढने का काम करता है, वो आपको देशद्रोही लगता है। एक व्यक्ति जो इस देश की जनता, जिस पर स्वयंभू महामानव केवल अपने मन की बात थोपने का बीड़ा उठाए बैठे हैं, उस जनता जनार्दन के कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलता है, उनके आंसू पोंछने का, उनको ढांढस बंधाने का, उनके जख्मों पर मलहम लगाने का काम करता है, वो आपको देशद्रोही लगता है। और वो आपको देशद्रोही इसलिए लगता है क्योंकि भाजपा और संघ इस देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। मैं फिर से कहती हूं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। अंग्रेजों ने एक नीति चलाई थी कि भारतीयों को तोड़ो, आपस में लड़वाओ और राज करो।
डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और अगर आज देश में संविधान के अधिकारों को तोड़ने का, लोकतांत्रिक मान्यताओं और प्रणाली को तोड़ने का, सामाजिक समरसता को तोड़ने का, भाईचारे, बंधुत्व, देश की कौमी एकता, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने का काम कोई कर रहा है तो वो यही टुकड़े टुकड़े गैंग है। और ये अपनी झेप मिटाने के लिए ऐसे अनर्गल बातें, ऐसे कुतर्क, ऐसे निराधार आरोप उस व्यक्ति पर लगा रहे हैं जो आज देश की जनता की आवाज बनकर खड़ा हुआ है। और मुझे मैं गर्व के साथ ये बात कहती हूं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो एक निश्चल, अविरल, निरंतर राहुल गांधी जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। आपके आरोपों से, आपकी गीदड़ भपकियों से न डरे हैं न डरेंगे। और अगर आप एक व्यक्ति को इस देश के संसाधन बेचने का काम करेंगे और देश का नमक खाकर भी नमक हलाली आप गौतम अडानी की करेंगे तो आपको गिरेबान से पकड़ने की हिम्मत भी राहुल गांधी रखते हैं। आज ये मैं बात कहना चाहती और मैं पूछना चाहती, मैं जानना चाहती कि जब आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम देकर मोदी जी भारत में बुलाते हैं और वही आईएसआई पुलवामा का सारा ठीकरा हमारे देश पर फोड़ कर जाती है, तो हमारे देश का ऐसा अपमान करवाने वाला व्यक्ति, उसको नहीं देशद्रोही कहा आपने, क्योंकि वो तो स्वयंभू महामानव है, आका है, मालिक हैं आपके। जब वही नरेंद्र मोदी चीन जाते हैं और कहते हैं कि पहले लोग भारतीय होने पर शर्म करते थे, दक्षिण कोरिया जाते हैं और कहते हैं कि भारत में लोगों को लगता था कि पिछले जन्मों के कोई पाप किए होंगे तब हिंदुस्तान में जन्म हुआ है, तो ये देशद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता। जब बिन बुलाए नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बिरयानी खाने जाते हैं और फिर पाकिस्तान लगातार हमारी सीमाओं पर प्रहार करता है, हमारे सैनिक शहीद होते हैं, देश को मुंह की खानी पड़ती है, तो ये देशद्रोह नहीं दिखाई देता आपको। जब शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हैं, गलबैया होते हैं और चीन के लगातार अतिक्रमण के बावजूद ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, चीन को क्लीन चिट देने का काम करते हैं, तो ये देशद्रोह नहीं होता है। ऐसी विरोधाभासी बातें करने वाले, ऐसा दोहरा चरित्र रखने वाले, ऐसा दोगलापन करने वाले, झूठे, फरेबी और पाखंडी भाजपाइयों और संघियों के आरोपों पर आज देश की जनता हंस रही है। अपने आप को हंसी का पात्र बनाने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश पर भी जरा थोड़ी बातचीत जरूर होनी चाहिए। तो देखिए, बहुत ही कमाल की बात है कि ये अंतरराष्ट्रीय साजिश वाला जो जुमला है, ये घिस पिटकर इतना फटेहाल हो गया है कि काले स्याह अंधेरे में भी इसके आर पार की सच्चाई नजर आ जाती है। तो जैसे ही भाजपा की, मोदी सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दो ना, दबा दो उसे, तो चीख में निकलता है अंतरराष्ट्रीय साजिश, अंतरराष्ट्रीय साजिश। तो इस देश का अन्नदाता जब कहता है कि हम काले कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप कांटे बिछाइए हमारे रास्तों पर, सड़कें उधेड़ दीजिए, लाठियां भांजिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो वो अन्नदाता खालिस्तानी हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय साजिश और फंडिंग का हिस्सा हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जिस पर ये आरोप लगा रहे थे अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा होने का, उन्हीं की मांगों को मान भी लेते हैं। कमाल का दोगला चरित्र है। जब सोनम वांगचुक लद्दाख से आते हैं अपने साथियों के साथ अपनी मांगों को रखने के लिए, तो वो अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो जाते हैं, इसलिए उन्हें डिटेन करना पड़ता है। मणिपुर 1.5 साल से धधक रहा है, महिलाओं के साथ ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं
कि मुंह से बताए जाते। लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, मारकाट मची हुई है, पर नरेंद्र मोदी नहीं जाते क्योंकि वो भी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। अगर महंगाई पे सवाल पूछ लो तो आप देशद्रोही हो। अगर नौजवान अपने अधिकारों के लिए रोजगार की मांग करते हुए और नो नॉर्मलाइजेशन की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे हैं तो उनको लाठी मारी जाएगी क्योंकि वो भी साजिश का हिस्सा है। तो मैं तो ये जानना चाहती हूं कि अगर देश में इतनी अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है तो ये आप छुट्टी क्यों नहीं करते हैं अमित शाह जी की? क्या ये कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं कि देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश चलती जा रही है और आपको सिर्फ तब याद आती है जब आप चारों तरफ से घिर जाते हैं? और क्या नरेंद्र मोदी इतनी कमजोर, नाकारा और निकम्मी सरकार चला रहे हैं जिसके खिलाफ जो मर्जी आए वो अंतरराष्ट्रीय साजिश करता रहता है? अगर इस देश में किसी ने अंतरराष्ट्रीय साजिश रची है तो उस व्यक्ति का नाम गौतम अडानी है, जिस पर $250 मिलियन की रिश्वतखोरी, घूसखोरी, हेराफेरी और जालसाजी का आरोप लगा है, जिसने न सिर्फ अमेरिका में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में, कीनिया में, श्रीलंका में और स्विट्जरलैंड में भी भारत की छवि को धूमिल कराने का काम किया है। तो देश की ऐसी अवमानना आपको दिखाई नहीं देती, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश दिखाई नहीं देती। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज सड़क से लेकर संसद तक मोदी अडानी एक हैं, इसलिए सेफ हैं का नारा लग रहा है, तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है आपने देश का नमक नहीं खाया है, आपने गौतम अडानी का नमक खाया है और उसी नमक हलाली के चक्कर में आप देश के नेता प्रतिपक्ष पर अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। और देशद्रोह जैसे गंभीर मसले का इतना सरलीकरण करके अडानी के गुलामों से प्रेस वार्ता करवा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और बात नहीं हो सकती कोई। अब दो बातें और मैं कहना चाहती हूं। भाई, अर्थव्यवस्था को कांग्रेस पार्टी अस्थिर करवाने का काम कर रही है। इससे ज्यादा हास्यास्पद आरोप मैंने तो अपने जीवन में सुना ही नहीं। अगर अर्थव्यवस्था को किसी ने अस्थिर किया है तो वो जुमलानॉमिक्स ने किया है, वो मोदीनॉमिक्स ने किया है। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है ये भी मैं जनता के लिए जरूर बताना चाहती हूं। तो देखिए, जब नोटबंदी लागू की गई, जब गलत तरह से जीएसटी को लागू किया गया, तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चेताया था नरेंद्र मोदी जी को और कहा था कि अगर आप आगे बढ़ेंगे नोटबंदी के साथ तो जीडीपी 2% नीचे आके गिरेगी। और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का संसद के पटल पर उपहास उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि लगता है पूर्व प्रधानमंत्री रेनकोट पहनकर नहाते हैं। अब कौन क्या पहनकर नहा रहा है और कौन किसको नहला रहा है ये तो सबके सामने। आज कोवैक्सीन आपको याद आ रही है। कोविड के दौरान राहुल गांधी जी ने भी चेताने का खूब काम किया, बहुत सलाह दी, मशवरे दिए, एक नहीं मानी, क्योंकि मोदी जी की आत्ममुग्धता इतनी विराट है कि उसके आगे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तो कोवैक्सीन की आप बात करें जिसके आसपास भी बहुत कंट्रोवर्सी रही, कोई बात नहीं, करिए, पर यह भी बताइए कि भाभी जी के पापड़, कोरोनिल, गोबर, डार्क चॉकलेट, ताली और थाली, ये सब भी प्रचार में, प्रोपोगेंडा में आप ही लेकर आए थे। इन सब के द्वारा भी जनता को भ्रमित करने का काम आप ही ने किया था। 18 दिन में महाभारत का युद्ध खत्म होगा, 21 दिन हमें दे दीजिए। वो 21वां दिन जनता ढूंढती रह गई। मरघटों पर 24 घंटे लाशें जली थीं। देश की जनता एक एक सांस के लिए तरस रही थी। गंगा और जमुना के पाट लाशों से पट गए थे। उसके बाद भी अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाने का काम किया तो वो मनरेगा ने किया था।
वो मनरेगा जो कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार लेकर आई थी और जिसको आपने कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक बताया था। तो हमसे तो जितना हो सका हमने मदद करने की कोशिश की, लेकिन भैंस के आगे कितनी भी बीन बजा ले कि जीडीपी 5.4% पर क्यों आ गई। आज जब आपसे पूछा जा रहा है कि ना ग्रोथ है ना जॉब है, ऐसी परिस्थिति क्यों है। आज जब आपसे पूछा जा रहा है कि रुपया डॉलर की तुलना में सबसे नीचे क्यों गिरता जा रहा है, आज जब आपसे पूछा जा रहा है कि देश की महंगाई दर 6%, खुदरा महंगाई दर 6% और सब्जियों की महंगाई दर 42.15% क्यों हो गई है, कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2.2% तक क्यों नीचे आ गई है, तो आप कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय साजिश है। आप कितना भी ठीकरा फोड़ने की कोशिश करें किसी भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी पर, किसी भी संगठन का, किसी भी प्रोजेक्ट का नाम आप लेना चाहें, लेकिन पहली जिम्मेदारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी आपकी है। विपक्ष के नाते हमने बहुत साथ दिया, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती प्रश्न पूछने से होती है और हम प्रश्न पूछेंगे, आपको कटघरे में भी खड़ा करेंगे। अब संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, संसद में डिसरप्शन होता है, वो भी अंतरराष्ट्रीय साजिश है। तो मैं जानना चाहती हूं कि जब अरुण जेटली जी ने कहा था, और मैं कोट करती हूं, पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट अनडेमोक्रेटिक, इट इज अ लेजिटिमेट स्ट्रैटेजी, अनकोट। तो अरुण जेटली जी भी किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश को ही अंजाम दे रहे होंगे। जब सुषमा स्वराज जी ने कहा था, मैं फिर कोट करती हूं, नॉट अलाउइंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर, अनकोट। तो वो भी शायद सुषमा जी भी किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश को अंजाम दे रही होंगी। भाई 10 साल की प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी को आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि संसद को चलाने का पहला उत्तरदायित्व सत्ताधारी दल का होता है। और अगर विपक्ष उनसे कहता है कि अडानी स्कैम पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए, गिरती हुई जीडीपी पर बात कीजिए, महिलाओं की सुरक्षा पर बात कीजिए, रुपये पर बात कीजिए, संभल पर बात कीजिए, तो हाउस को आप एडजर्न कर देते हैं। पहले 5 दिनों में संसद कैसे चली? लोकसभा 61 मिनट, राज्यसभा 89 मिनट। हाउस आप एडजर्न करें, डिबेट आप होने ना दें, लोकतंत्र के मंदिर पर ताला आप लगाएं, विपक्ष लोकतंत्र के प्रांगण में खड़ा होकर नारेबाजी भी अगर करे तो आप कहते हैं कि हम लोकसभा को चलने नहीं देते, और अपने ही नेताओं के जो वक्तव्य हैं उनसे पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आरोप लगाना बहुत आसान है, और निराधार आरोप लगाना उससे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि मनोहर कहानियां गढ़ने में और जुबान हिलाने में टैक्स थोड़ी लगता है, कुछ भी बोल जाइए। लेकिन गंभीरता के साथ राजधर्म का पालन करना कितना मुश्किल है मोदी जी, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी आपको सिखाया था, और मुझे लगता है इतने साल बीत जाने के बाद भी आप सीख नहीं पाए। और बस अंतिम बात मैं ये कहूंगी कि जिनके डीएनए में ही देशद्रोह हो, और मैं उन लोगों की बात कर रही हूं जिनके पुरखे अंग्रेजों को माफीनामे लिखते थे नाक रगड़ के अपने, जो अंग्रेजों की पेंशन पर जीते थे अंग्रेजों के मुखबिर बनके, जिनके पुरखों ने संविधान को कभी अपनाया ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को वो चाहते थे कि जलाया जाए, और मनुष्य जलाया जाए ही नहीं, जलाते थे। और आज तो ये कहना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बाबा साहब अंबेडकर को याद करना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं नमन करती हूं संविधान के रचयिता को। तो बाबा साहब अंबेडकर वहां संविधान लिखते हैं, यहां ये रामलीला ग्राउंड में उसकी प्रतियां जलाते हैं और कहते हैं कि मनुस्मृति को संविधान बनाया जाए। और आज तक भी 400 सीट आएंगी तो संविधान बदल देंगे। मोहन भागवत कहते रहते हैं संविधान की समीक्षा करिए, समीक्षा करिए।
संवैधानिक अधिकारों का लगातार क्षरण आप कर रहे हैं। तो आपके पुरखों ने जो किया वो आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। और इन्हीं के पुरखे जो संघी थे, उन्होंने अपने दफ्तर में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, इतना अपमान किया तिरंगे का। तो ये नस्ल ही देशद्रोहियों की नस्ल है। जिनके डीएनए में ही देशद्रोह हो, वो दूसरों को क्या आरोप लगाएंगे कि अगर कोई देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग है तो वो भाजपा और आरएसएस है। और अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप चाहे कितना भी आसमान की तरफ मुंह करके थूकते रहिए, आप ही का मुंह गंदा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो मैं जरूर उसका जवाब देना चाहूंगी। रागिनी जी, कांग्रेस ने कल पूरे हाउस को एडजर्न किया, शोर शराबा भी हुआ लोकसभा में, तो आज आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि कल आप लोगों ने डिमांड किया था कि निशिकांत दुबे और संबित पात्रा माफी मांगे अपने बयान को लेकर। देखिए, आज की पूरी प्रेस वार्ता में ये बात मैंने बड़ी साफगोई के साथ कही कि जो भी आरोप कल प्रेस वार्ता के जरिए या संसद के पटल पर लगाए गए वो कितने निराधार थे और किस तरीके से अर्थ का अनर्थ करने की कोशिश की गई और सिर्फ कंजेक्चरिंग, सफेद झूठ और हवाई कहानियों के जरिए देश के नेता प्रतिपक्ष पर लांछन लगाने की चेष्टा की गई। जो कल की मांग है वो हम आज भी दोहराते हैं, पर जिस तरह से एक तानाशाही का रवैया चल रहा है, विपक्ष की आवाज को, विपक्ष के विरोध के स्वर को हलक में ही घोटने की साजिश चल रही है, मुझे नहीं लगता कि हमारी मांग इतनी आसानी से पूरी हो जाएंगी। और जब तक नहीं होगी तो जो कहा जाता है कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और हाँ, कांग्रेस पार्टी संघर्षरत रही है, न सिर्फ अपने नेताओं की, अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए, बल्कि जनता जनार्दन के अधिकारों और हक और हुकूक के लिए। तो हम संभल भी जाएंगे, हम महंगाई पर भी बात करेंगे, हम जीडीपी पर भी बात करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी समेत मोदी जी मुंह छिपाकर फिर रहे हैं, अडानी स्कैम पर भी पूरी चर्चा संसद में होगी। जब तक नहीं होगी तो हमारे पास जो लोकतंत्र ने संघर्ष का रास्ता दिया है उसे हम अपनाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि ओम बिरला जी को कांग्रेस पार्टी के सांसद, कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो अनुरोध कर रहा है उसे गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये निर्णय लेने चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह से ये कहा गया कि देश के नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही कहने में मुझे जरा भी झिझक नहीं है क्योंकि मैं एक भारतीय हूं, मुझे लगता है ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है, ये ओछी राजनीति की पराकाष्ठा है और ये राजनीतिक डिस्कोर्स को गटर लेवल पे ले जाने की जो एक चेष्टा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसे कांग्रेस कभी भी पूरा होने नहीं देगी। मैं भी आज इस बात को दोहराती हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए निशिकांत दुबे जी पर भी और संबित पात्रा जी पर भी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि जो उनकी निलंबित हो गई है उसको वापस लाने का काम स्वयं संबित पात्रा जी को भी करना चाहिए, क्योंकि कहना बहुत आसान है। मैं भी एक हेनरी किसिंजर के साथ मोदी जी की तमाम फोटो हैं उनको लहरा कर दिखा सकती हूँ कि 1971 के समय में जो भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रचने वाले राजनायक हेनरी किसिंजर के साथ भी मोदी जी गलबैया हो रहे थे। लेकिन देशद्रोह जैसे शब्द का इस्तेमाल भी गंभीरता के साथ होना चाहिए, सोच समझकर होना चाहिए और एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी पूरी लेगेसी ही सैक्रिफाइस की रही हो, बलिदान की रही हो, जिसने हर वक्त देश की जनता के मुद्दों को हाशिए से राजनीति की मुख्यधारा में लाने का काम किया हो, उसका इस तरीके का अपमान कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे भी आज ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि असल में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डीएनए में ही देशद्रोह है, वही टुकड़े टुकड़े गैंग हैं इस देश के। और इसीलिए वो कहा जाता है ना, जाकी रही भावना जैसी तिह मूरत प्रभु की देखी तिन तैसी। धन्यवाद।